हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें हम NCERT कंप्लीट कवर करेंगे। और आज है हमारी क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्या कब कहाँ और कैसे। क्योंकि हमारी CTET की एग्ज़ाम में SST पेपर 2 में NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए CTET पेपर सेकंड SST की तैयारी करते हैं और उसके लिए NCERT को अच्छे से कवर अप करते हैं। तो आज है हमारा क्लास नंबर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है क्या कब और कहाँ कैसे। इसकी शुरुआत होती है रसीदा के सवाल से, जो कि एक स्टूडेंट है। एक दिन वह अखबार पढ़ रही होती है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है, जो कि 100 साल पहले है। और वह सोचती है कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा, इसका पता कैसे लगाया जाए कि कल क्या घटित हुआ था। आज के लिए तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, परंतु कई साल पहले क्या हुआ था उस समय ना टीवी थी, ना रेडियो थे और ना ही अखबार थे। तो उनको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यही रसीदा के मन में सवाल उठाता कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के मकान में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानी सुना करते थे। लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी घाटी के तट पर रहा करते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित नहीं थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल से अन्य उत्पादों का ही संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। ये वाला क्षेत्र है, ये है नर्मदा नदी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, क्योंकि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने ही भेड़ बकरी तथा गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांवों में रहते थे। तो कहाँ कौन से पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया, वो थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच रहने वाले लोग। और इन्होंने ही भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियों का पता लगाओ, क्योंकि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था।
और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये वाला क्षेत्र विंध्यन क्षेत्र, ये सुलेमान पहाड़ी और ये किरथर का क्षेत्र। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, क्योंकि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि ये कोई नदी बह रही है और इसमें ऊपर से कुछ नदियां मिल रही हैं और कुछ नीचे से नदियां मिल रही हैं। तो जो ये नदियां मिल रही हैं, ये सब इस बड़ी वाली नदी की सहायक नदियां हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार, नाम से जाना जाता था और इसके शासक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी रहती थी, लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी आती जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव एवं एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिला था। दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात आती है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर बस गए। लोगों के आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस को, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है।
और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई कुछ पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ही एक पांडुलिपि है। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं और ये पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं और ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का जैसा कि आप देख सकते हैं और इस सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं और इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम
धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसी की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। तुमने इस पुस्तक में शीर्षक हमारे ध्यान अतीत पर ध्यान दिया गया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया है कि अलग अलग समूहों के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। और आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तिथियों का मतलब, क्योंकि सभी के तिथियों में कंफ्यूजन रहता है कि बीसी क्या होती है, एडी क्या होती है, ईसा पूर्व और ईसा ईसवी। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख जैसे महावर्ष आदि 2000 या ईसवी इस तरह की कोई तिथि या वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इनसे आगे का समय ईसवी और इससे पीछे का समय ईसा पूर्व कहलाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुमने तिथियों में एडी हिंदी में ईसवी लिखा हुआ पढ़ा होगा। और ये कहलाता है एनो डोमनी, जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों के अब कैलेंडर में इसका प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व का आरंभ हुआ था। आओ याद करें, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको याद करना है। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, नर्मदा नदी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां और गंगा घाटी। पहला बड़ा राज्य आखेट तथा संग्रह लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर प्रथम नगर, इसको आपको मिलान करना है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। और पुरातत्ववाद द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ जिसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य के विवरण को क्यों नहीं रखते हैं, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। अब आ जाती है महत्वपूर्ण तिथियां। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं और एक कॉपी पर खुद लिखने हैं। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए थे और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व।
और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज से हमारी डेली एक क्लास हुआ करेगी। कल होगी हमारी क्लास नंबर 2। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।